हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर स्टार्ट हम कर चुके हैं और हमने सबसे पहले चैप्टर का नाम देखा। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने कहा सबसे पहले हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस। वर्ड को हमने समझा था क्या होती है इनहेरिटेंस। आपने कहा इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें जो गुणधर्म होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो जनक से संतति में जाते हैं या फिर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रोसेस होती है वो इनहेरिटेंस है। जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो इनहेरिटेड ट्रेट हो रहे हैं। और वेरिएशन क्या होती है, विविधता होती है कि आपने कहा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे। जब आप एक दो पीढ़ियों को देखते हैं तो वो दोनों सिमिलर नहीं होती हैं, यानी कि हमने कहा हम अपने माता पिता जैसे नहीं दिखते। यहाँ पे डिफरेंस पाया जाता है। क्यों ये होता है, यही सारी चीज़ों को हमने पढ़ना था। तो सबसे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की यहाँ पे बात की है, उन्हें हमने समझा है। नेक्स्ट आपने जेनेटिक्स के बारे में समझा और आपने समझा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, जो जिन्हें कि आनुवांशिकी का पिता या फिर फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। इन्होंने क्या किए थे, यहाँ पे लॉज दिए थे, कुछ प्रिंसिपल दिए थे और इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे आज हम जेनेटिक्स को समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने यहाँ पर क्या किया था, कुछ अपने प्रिंसिपल दिए थे और उसके लिए उन्होंने क्या यहाँ पर लिया था, जो पी प्लांट है, जो मटर का पौधा है, उसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था। क्यों किया था, क्योंकि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उनके पास यहाँ पर आए थे। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर मैंडल्स के लॉ की। सबसे पहला जो लॉ मैंडल का आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम आता है। प्रभाविता के नियम में क्या आपने पढ़ा, आपने कहा कि जब सेम कैरेक्टर, समान गुणधर्म तथा अलग अलग ट्रेट वाले दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही जनक के गुण हमें दिखाई दिए और जिस जनक के गुण हमें दिखाई दिए उसे हमने प्रभावी जनक कहा। जिस जनक के गुण नहीं दिखाई दिए उसे हमने अप्रभावी गुण कहा और इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब यहाँ पर क्या हुआ, हमने कहा कि जब यहाँ पर देखा गया कि सारे एक ही जनक के गुण आ रहे हैं तो पहली पीढ़ी के बीच में हमने सेल्फ क्रॉस कराया, हमने यानी कि मेंडल ने सेल्फ क्रॉस कराया और उसके बाद हमारे पास क्या आए हैं, 3 लंबे पौधे और एक छोटा पौधा आया है। इस बेस पर हमने क्या कहा कि जो पेरेंट है, जो रेसेसिव पेरेंट है, जो अप्रभावी जनक है, वो अपने गुण को तभी प्रदर्शित कर पा रहा है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है। इसी के बेसिस में हमारे पास 2 रेशियो आए थे, एक हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो, एक फिनोटिपिक, एक हमारे पास फेनोटिपिक रेशियो, एक हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो आता है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये भी हमने समझा था। ठीक है, तो आपने सारी चीजें पढ़ी हैं। यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ये भी हमने जाना था कि एक कैरेक्टर को लिया जा रहा है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, हमने कहा 2 कैरेक्टर को लिया जाएगा। अभी आप पहले लॉ को पढ़ चुके हैं, पहला जो नियम है आपका प्रभाविता का नियम, वो आप पढ़ चुके हैं। अब हमने बात की कि प्रभाविता का नियम हर जगह लागू नहीं होता है, कुछ उसके अपवाद, कुछ उसके एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है, कुछ इसके एक्सेप्शन आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो अपवाद आता है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। क्या कहते हैं इसे, अपूर्ण प्रभाविता। जैसे कि नाम से ही पता है कि यहाँ पर जो प्रभाविता होगी वो अपूर्ण होगी, कंप्लीटली यहाँ पे डोमिनेंस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो प्रभाविता है वो अपूर्ण प्रकार की दिखाई देगी। सेम हमें क्रॉस करना है। एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं फोरोकुला प्लांट और मिराबिलस जलापा। हमने यहाँ पर क्या लिया है, प्लांट लिया है। यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले हमने क्या किया, ये आप लिख लेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता इसे कहते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 पौधों को लिया और उसमें हमने सेम एक ही कैरेक्टर को लिया है, दैट इज फ्लावर कलर। कौन सा कैरेक्टर लिया है हमने, फ्लावर कलर यानी कि फूलों का रंग। ये क्या है, एक कैरेक्टर है। अब रंग कौन कौन से हमारे पास आए हैं, आपने कहा एक ऐसा पौधा था, देखिए प्लांट सेम है, दोनों हम प्लांट की बात कर रहे हैं। ये भी मिराबिलस जलापा है, ये भी मिराबिलस जलापा है। ठीक है, 4 o'clock प्लांट जिसे आप कहते हैं, दोनों सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या था कि एक में रेड फ्लावर आए थे और एक में आपने कहा एक पौधे में कैसे आ रहे थे, व्हाइट फ्लावर आ रहे थे। एक में रेड फ्लावर थे और एक में व्हाइट फ्लावर थे। हमने कहा रेड को हमने कैपिटल आर से दिखाया है और व्हाइट को हमने स्मॉल आर से दिखाया है, या फिर यहाँ पर बोला गया है कि रेड को हमने R1 से दिखाया है और व्हाइट को हमने R2 से दिखाया है। R1 R2 हो तो ज्यादा बेटर है।
क्योंकि हमने कहा था कि जो यहाँ पर हम कैपिटल में दिखा रहे हैं वो डोमिनेंट है, जो स्मॉल में दिखा रहे हैं वो रिसेसिव है। लेकिन आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डोमिनेंस तो है लेकिन कैसे, इनकम्प्लीट है। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ R1 R2 है और यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल R है। कोई भी चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए रिजल्ट हमारे पास क्या आया है। हमने कहा कि क्या है, ये तो है पेरेंट, ये आप समझते हैं ये पेरेंट है। आप क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। तो गैमीट हमारे पास दो बनेंगे, कैपिटल आर यहाँ दो बनेंगे, यहाँ भी दो बनेंगे, तो हम एक को ही लेते हैं, ठीक है। अब आप इतनी बात तो समझ चुके हैं कि क्या है, दोनों समान प्रकार के गैमीट बनेंगे तो हम एक ही लिखेंगे। अब आपने कहा इन दोनों के बीच में जब क्रॉस हुआ तो आपके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर आया है, ये हमारे पास F1 जनरेशन आ गई है। अगर हम यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता के नियम के अनुसार देखते तो हमने कहा F1 जनरेशन में रिजल्ट आता कि सारे ही पौधे कैसे हैं, रेड फ्लावर वाले हैं, होता है ऐसा। लेकिन जब देखा गया मिराबिलस जलापा में तो मिला क्या हमें, पिंक। कैसा फ्लावर मिला हमें, पिंक मिला। अब आप यहाँ पर देखिए, ये एक पौधा है जिसमें लाल रंग के फूल है, ये एक पौधा है जिसमें सफेद रंग के फूल है, दोनों के बीच में पॉलिनेशन हुई, ठीक है, जिसे आप क्रॉस कह रहे हैं, दोनों के बीच में क्या हुई, पॉलिनेशन हुई। जब पॉलिनेशन हुई और F1 जनरेशन आई, जब पहली पीढ़ी आई, तो आपको यहाँ पर लाल फूल वाला पौधा मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, आपको पिंक कलर का फ्लावर मिला है, ठीक है। अब पिंक कलर का फ्लावर मिला है तो ये क्या इंडिकेट करता है, आपने कहा यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि पूरी तरीके से लाल रंग के फूल आए या पूरी तरीके से सफेद रंग के फूल आए, बीच की स्थिति आए। इसका मतलब होता है कि ये जो पेरेंट था ये यहाँ पर डोमिनेंट तो है, ठीक है, ये डोमिनेंट तो है लेकिन कैसा है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। क्योंकि अगर ये कंप्लीट डोमिनेंट होता, अगर ये पूर्ण रूप से प्रभावी होता तो यहाँ पर रेड कलर आता, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस, यहाँ के लिए होमोजाइगस कंडीशन क्या है, R1 R1 है और यहाँ के लिए क्या है, R2 R2 है, लेकिन R2 R2 है। लेकिन अगर कंडीशन आए R1 और R2 की तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है। समझिए इस बात को, सिर्फ आपको यहाँ पर जो लेटर है सिर्फ लेटर पे ध्यान नहीं देना है, आपको 1 और 2 देखना है। आपने कहा R1 R2 क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, विषम युग्मज की परिस्थिति यहाँ पर आती है। आपने कहा कि जब यहाँ पर या ये कंडीशन कहिए या फिर ये कंडीशन कहिए, ठीक है, आप इस कंडीशन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन इन केस आपके पास एग्जाम में ऐसे कुछ आता है R12 करके, या फिर आपके पास क्या आ सकता है, RA RB RB। तो आपको ये समझने कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है। होमोजाइगस क्या है, ये दोनों सेम है, सिमिलर है, लेकिन अगर मैं कहूँ RA और RB तो आपने कहा दोनों में डिफरेंस है। या फिर आपके पास आता है RA और R स्मॉल a, तो आपके पास RA और R स्मॉल a आया, तो ये भी क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं सिमिलर, सिमिलर का मतलब है हर प्रकार से सिमिलर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कैपिटल R है तो यहाँ पर क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो R1 और R2 आपके पास क्या है, हेटेरोजाइगस है। आपने कहा कि ये जो पेरेंट है, जो रेड कलर के फ्लावर जिसमें है, वो डोमिनेंट तो था, लेकिन कैसा डोमिनेंट था, आपने कहा ये अपूर्ण प्रभावी था, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहा है लेकिन आधा ही कर पा रहा है, ठीक है। अब ये अपने गुण को प्रदर्शित कर रहा है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने कहा कि जो व्हाइट है, अगर व्हाइट कंप्लीटली अपने कैरेक्टर को यहाँ पे एक्सप्रेस करता तो व्हाइट कलर आता है, क्योंकि रेड है तो रेड का अगर हम क्या कहें, आपने देखा होगा कभी आप व्हाइट में रेड और व्हाइट कलर को मिक्स करते हो तो आपके पास पिंक कलर आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो रेड कलर है वो थोड़ा फेड हो गया, ऐसा नहीं हुआ कि व्हाइट कलर ने अपने कैरेक्टर को यहाँ पर क्या कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है। आपने कहा जो रेड का कलर है वो फेड हो गया है, क्यों फेड हुआ है, क्योंकि हमने कहा हेटेरोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर जो रेड कलर की जो इंटेंसिटी थी, जो रेड कलर के लिए जो जीन थे वो उतने प्रभावी नहीं हुए। अब क्या हो रहा है, जो रेड कलर है, जो गुण प्रदर्शित हो रहा है वो आधा ही हो सका है, इसीलिए यहाँ पे पिंक कलर आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ये आपके पास प्रिंसिपल नहीं आता है, बल्कि पहला जो लॉ है, पहला जो प्रिंसिपल है मेंडल का, प्रभाविता का नियम, इस नियम का अपवाद आता है। अपवाद को आप समझते हैं, अब आप क्लास 12 में आ चुके हैं तो अपवाद शब्द से आप बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या है, परिचित हैं। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं या कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपके पास अपवाद आते रहते हैं कि एक रूल है, एक नियम है, वो सब पे सब फॉलो करते हैं, वो सब पे अप्लाई होता है, लेकिन कुछ एक आदि ऐसे होते हैं कि जो जिन पे वो रूल अप्लाई नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अपवाद। वैसे ही अपवाद आपके पास आए हैं।
अपूर्ण प्रभाविता में आप समझ रहे हैं कि प्रभावी जनक तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, यानी कि अपने गुण को प्रदर्शित तो कर रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है, आधा ही कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर से सेम चीज की गई कि जो F1 जनरेशन है उनके बीच में अगर सेल्फ क्रॉस कराया गया तो आपके पास क्या रिजल्ट आया। ठीक है, ये पिंक आप समझ रहे हैं। आपने कहा जब F1 के बीच में सेल्फ क्रॉस कराया गया तो फिर से सेम होगा, गैमेट बनेंगे। अब यहाँ पर आप दोनों गैमेट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के गैमेट हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों गैमेट लिख रहे हैं। अब आपने जब क्रॉस कराया तो आपके पास क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब साथ साथ में आपको क्रॉस करना है क्योंकि अब आप अच्छे से क्रॉस कर लेंगे। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर होगी। अब कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमने कहा यहाँ पर क्या था, R1 R2 F1 जनरेशन थी, इसका क्रॉस कराया गया R1 R2 से। अब पहले गैमेट बनाइए, गैमेट बना R1 R2, यहाँ पर भी सेम गैमेट बनेंगे R1 R2। अब जब आप क्रॉस कराएंगे तो आपने कहा ये आया R1 R1, कौन सा, ये R1 R1 आया, ये आया आपके पास R1 R2 आया, ये आपके पास फिर से R1 R2 आया, और ये आपके पास क्या है, R2 R2 आया है। यही चार संतति आपके पास बनी है। कंफ्यूजन नहीं करना है, सिर्फ आपको 1 और 2 पे ध्यान देना है। 1 1 है या 2 2 है तो होमोजाइगस है, 1 1 है तो रेड है, 2 2 है तो आपने का व्हाइट है, और 1 2 है तो आपने का पिंक है। अब आप इतनी बात आप समझिए, ठीक है। चलिए आप चेकर बोर्ड को देखिए, आपके पास क्या रिजल्ट आया है। आपने कहा कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें आर आर, या जिसे आप कह रहे हैं R1 R1, ठीक है, आर आर को या आप R1 R1 लिख रहे हैं, हमने आर आर लिखा है तो यहाँ पर R1 R1 लिखा है। हम सारी चीजों को साथ में लेकर के चलेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। R1 R1 कितने हैं, एक हैं। फिर हमने कहा कैपिटल आर और स्मॉल आर, या जिसे आप R1 और R2 कह रहे हैं, उनका नंबर कितना है, 2 है, इनका नंबर कितना है, 1 है। आपने कहा एक ऐसा पौधा था जो रेड है, जो R1 R1 है, ये जो कैपिटल आर है वो कैसा है, रेड है, होमोजाइगस कंडीशन में। फिर आपने कहा कि हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई, कैपिटल आर स्मॉल आर, या R1 और R2, R1 और R2। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कहाँ है R1 R2, यहाँ पर R1 R2 है, यहाँ पर भी R1 R2 है, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ पर कलर कैसा है, पिंक आया है। तीसरा हमारे पास स्मॉल आर, या जिसे आप लिख रहे हैं R2, ये हमारे पास फिर से होमोजाइगस कंडीशन है। किसके लिए है, आपने कहा व्हाइट कलर के लिए। किसके लिए है, व्हाइट कलर के लिए है। तो ये कितने हैं, एक है, ये कितना है, एक है। टोटल आपके पास 4 प्रकार के क्या है, यहाँ पर ऑफस्प्रिंग आए हैं। तो हमने क्या बोला, अगर हम यहाँ पर देखें, हमने बोला कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये क्या है, F1 जनरेशन थी। आपको जैसा भी इजी लग रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर यूज करके सही लग रहा है तो आप वो यूज करेंगे, R1 R2 यूज करके आपको सही लग रहा है तो आप उसे यूज करेंगे। अब आपने कहा यहाँ पर बना कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर। अब हमने क्रॉस कराया तो कैपिटल आर आया, कैपिटल आर स्मॉल आर आया, कैपिटल आर स्मॉल आर आया है, और स्मॉल आर आया है। आपने कहा ये आपके पास है रेड फ्लावर, ये दो आपके पास आते हैं पिंक फ्लावर, और ये आपके पास आता है व्हाइट फ्लावर। तो आपने कहा कि जो व्हाइट कलर है वो रेसेसिव ही है, ठीक है, क्योंकि वो तभी अपने गुण को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर रहा है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है। लेकिन जो रेड कलर है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, क्योंकि तभी एक्सप्रेस अपने पूरे कैरेक्टर को तब एक्सप्रेस कर रहा है जब होमोजाइगस कंडीशन में, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तब ये अपने कैरेक्टर को पूर्ण रूप से एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। अब ये तो आपने बात समझ ली है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस से किस प्रकार से डिफरेंस है, ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस से अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या क्या आएंगे। एक बार आप देखिए जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को यहाँ पर देखिए। चलिए
तो आपने देखा होगा यहाँ पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को अगर आप देखेंगे तो आपने यहाँ पर क्या समझा। जीनोटिपिक रेशियो में हम क्या देखते हैं, जीन्स की स्थिति के अनुसार हम यहाँ पर कैरेक्टर्स को देखते हैं, और फिनोटिपिक में हम देखते हैं फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे। अगर हम कहें कि यहाँ पर रेड कितने हैं, आपने कहा 1 है। अगर मैं कहूँ पिंक कितने हैं, आपने कहा 2 है। मैंने कहा व्हाइट कितने हैं, आपने कहा 1 है। तो क्या यहाँ पर इसके अलावा कोई और रेशियो बन सकता है? यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ इसके अलावा कोई और रेशियो बन सकता है, हम जीन्स की प्रेजेंस या जीन्स की स्थिति के आधार पर देखें, या फिर हम फिजिकल बेसिस के अपीयरेंस फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम देखें, तो हमको जो रेशियो है वो सेम मिलेगा, सिमिलर मिलेगा, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं होगा। इसीलिए आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, या सेम सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रदर्शित कीजिए जहाँ पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों ही रेशियो क्या है, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। आपके पास क्या आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ लेते हैं। आपने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ फॉर्म ऑफ इनहेरिटेड intermediate inheritance in which one allele for a particular trait is not expressed completely over its paired allele। आपने कहा अपूर्ण प्रभुत्व मध्य वर्गीय वंशानुक्रम का एक रूप है जिसमें किसी विशेष गुण के लिए एक एलील उसके युग्मित एलील पर पूरी तरह से क्या होता है, व्यक्त नहीं होता, या पूरी तरीके से वो उस पर प्रभावित नहीं होता है। यह है पहला एक्सेप्शन। ठीक है, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? आपने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ जीन interaction in which both alleles of a gene at a locus are partially expressed, often resulting in an intermediate or a different phenotype. It is also known as a partial dominance। आप इसे क्या कह सकते हैं, पार्शियल डोमिनेंस भी कह सकते हैं। क्यों कह रहे हैं पार्शियल डोमिनेंस? देखिए यहाँ पर प्रभावी तो है, तभी आपने कहा पिंक कलर आया। अगर प्रभावी नहीं होता तो आपने कहा था पिंक कलर भी नहीं आता। इट मीन्स वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर रहा है। आपने क्या बोला कि अधूरा प्रभुत्व जीन इंटरेक्शन का एक रूप है जिसमें एक स्थान पर जीन के दोनों एलील आंशिक रूप से व्यक्त होते हैं। व्यक्त तो हो रहे हैं, लेकिन कैसे हो रहे हैं, आंशिक रूप से हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर एक मध्य वर्गीय या अलग फिनोटाइप होता है। इसे आंशिक प्रभुत्व के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम्पल अब आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल इन रोजेस द एलील फॉर रेड कलर इज डोमिनेंट ओवर द एलील फॉर व्हाइट कलर, बट द हेटेरोजाइगस फ्लावर विद बोथ द एलील आर पिंक इन कलर। आपने बोला उदाहरण के लिए क्या है, गुलाब जो है उसमें लाल रंग का जो एलील है वो सफेद रंग के एलील पर हावी होता है। आपने कहा रेड है, वो क्या है यहाँ पे डोमिनेंट है, और व्हाइट कैसे है, रेसेसिव होगा। लेकिन जब दोनों एलील साथ में आते हैं और विषम युग्मजीय कंडीशन परिस्थिति आती है तो आपको फूल कैसे दिखते हैं, गुलाबी रंग के दिखते हैं, यानी कि आंशिक रूप से अपने गुण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैकेनिज्म आपको पता है कि आपने क्या क्या चीजें की हैं, एक बार आप पढ़ेंगे आपको इजिली समझ आ जाएगा। Incomplete dominance occurs because neither of two alleles is a completely dominant over the other. This result in a phenotype that is a combination of both। आपने बोला कि यहाँ पर जो अपूर्ण प्रभाविता है वो इसलिए होती है क्योंकि दोनों पेरेंट में से, दोनों जनक में से कोई भी एक ऐसा नहीं होता है जो पूर्ण रूप से अपने आप को क्या करे, यहाँ पे प्रभावी प्रदर्शित करे। ठीक है, ग्रेगर मेंडल conducted experiment on pea plant. He studied on 7 characters with a contrasting trait and all of them showed a similar pattern of inheritance. Based on this, he generalized the law of inheritance। आपने बोला कि जब मैंडल ने पी प्लांट पे, मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेसिस पे किया था, और सभी ने क्या किया था, सेम वहाँ पे जो लॉ था या जो सेम प्रोसीजर था, सेम रिजल्ट को वहाँ पे क्या किया था, फॉलो किया था, और उसी को जनरलाइज करके उन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर रिसर्चर्स रिपीटेड मैंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन अदर प्लांट। उसके बाद जो यहाँ पर जो रिसर्चर थे उन्होंने क्या किया है, सेम लॉ को और भी प्लांट पे उन्होंने अप्लाई किया है, एंड शॉकिंगली दे नोटेड दैट द F1 जनरेशन शोड अ वेरिएशन फ्रॉम द यूजुअल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। आपने कहा कि उन्होंने देखा कि जो नॉर्मल जो पैटर्न था उससे अलग उनके पास एक रिजल्ट आया है। The monohybrid cross resulted in F1 progeny which did not show any resemblance of either
ऑफ द पेरेंट्स बट एन इंटरमीडिएट प्रोजेनी। आपने कहा यहाँ पर कैसी कंडीशन देखी गई, बीच की कंडीशन यहाँ पर आई है। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन हमारे पास नहीं आता है, दूसरा एक्सेप्शन भी है। अब आप कहेंगे कि हम समझ गए हैं कि अपूर्ण प्रभाविता भी होता है, इसके अलावा एक और एग्जांपल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग प्रकार का एक्सेप्शन हमारे पास आता है। क्या होता है इसमें हम देखेंगे। इससे पहले आप क्या करेंगे, मैकेनिज्म को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए, तो सेकंड जो हमारे पास एक्सेप्शन आता है उसे एक बार देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा जो एक्सेप्शन आता है वो यहाँ पर आता है सह प्रभाविता, जिसे आप कोडोमिनेंस कहते हैं, सह प्रभाविता। अब आप शब्दों को समझिए। सह प्रभाविता में क्या देखा गया कि यहाँ पर दो पेरेंट में से ना कोई डोमिनेंट था ना कोई रिसेसिव था, यहाँ तक कि अपूर्ण भी नहीं था, इनकम्प्लीट डोमिनेंट या इनकम्प्लीट रेसेसिव भी नहीं था। जैसे कि अभी इससे पहले आपने क्या किया था, अपूर्ण प्रभाविता में आपने क्या देखा कि एक जो जनक है वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था, प्रभावी था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं था। सह प्रभाविता में हम देखते हैं कि जो साथ साथ प्रभावी होते हैं, इसका मतलब है कि 50-50% दोनों का रहता है, दोनों इक्वली खुद को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रेसेसिव है, तो आपने कहा बीच की कंडीशन आती है। ठीक है, 50-50% दोनों क्या कर रहे हैं, खुद को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके पास आता है ब्लड ग्रुप का, और इससे पहले आप जब आप क्लास 10th में थे तो आपके पास जो एग्जाम्पल आया था वो काव का आया था। तो सबसे पहले आप उस एग्जाम्पल को समझिए। आपके पास आया था कि जब रेड कलर की जो काव थी उसको क्रॉस किया गया व्हाइट कलर की काव से, तो दो चीजें हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनके बेसिस पे अब देखिए यहाँ पे गैमीट बनेंगे और यहाँ पर क्या होगा, फिर क्रॉस किया जाएगा, वो आप समझ रहे हैं। तो अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग दो रिजल्ट यहाँ पर हो सकते थे। या तो F1 जनरेशन में हमारे पास रेड कलर की काव आती, जो कि हमने कहा कि जो डोमिनेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि रेड को हमने कैपिटल आर से दिखाया है और व्हाइट को हमने स्मॉल आर से दिखाया है। तो हमने कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कोई एक ही पेरेंट अपने कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेगा। अगर हमने कहा कि यहाँ पर ये रेड कलर की जो काव है, अगर ये कैरेक्टर डोमिनेंट है तो ये आएगा, अगर व्हाइट डोमिनेंट है तो व्हाइट आएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिजल्ट आता। या फिर हमने कहा कि अगर ये एक्सेप्शन है और अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखें तो हमने कहा कि हमारे पास पिंक कलर की काव आती है। अब आपने पिंक कलर की काव नहीं देखी होगी। हमारे पास रिजल्ट क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, जिसमें आपने क्या कहा, रॉन कलर देखा। रॉन कलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखा गया कि जो काव थी वो व्हाइट कलर थी और रेड कलर के पैचेस उसमें पाए जा रहे थे, और वहां पर ऐसा नहीं था कि हम ये बता सके कि रेड कलर ज्यादा आया है या व्हाइट कलर ज्यादा आया है। वहां पर दोनों जो कलर थे वो इक्वली खुद को क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है, वहां पर क्या था, इक्वली खुद को एक्सप्रेस किया जा रहा था। सेम चीज यहाँ पर होती है किसमें, यहाँ पर जब आप बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का आप देखते हैं। आपने कहा कि जो ब्लड ग्रुप आप देखते हैं एक तो क्या होता है, ए होता है या ए बी होता है। ठीक है, या फिर बी होता है या ओ होता है। या तो ए होगा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी या ओ। अब पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आप समझ रहे हैं। तो आपने कहा 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप यहाँ पर होते हैं। अगर हम लेके चले ब्लड ग्रुप ए बी को, तो हमने क्या बोला, ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होगा, एक्चुअली में क्या होता है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें क्या होगा, जो एंटीबॉडीज होंगी, हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप ए और बी की, तो आपने कहा कि यहाँ पर जितना आपको क्या है, जो ब्लड ग्रुप ए है उतना ही आपको बी भी दिख रहा है। दोनों क्या है, इक्वल अमाउंट में यहाँ पर होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, एक बार अगर आप को डोमिनेंस की क्या करेंगे, आप जो डेफिनेशन है उसे अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखेंगे।
चलिए, तो अब आपको करना है क्या, होमवर्क में आपके लिए क्या है, आपको यहाँ पर जो को डोमिनेंस है या जो सह प्रभाविता है उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्या होती है सह प्रभाविता? एग्जाम्पल आपके पास आता है ब्लड ग्रुप का। अब आप ब्लड ग्रुप वाले एग्जाम्पल को लेके चलेंगे और आप समझाएंगे अपने आप में, अपनी लैंग्वेज में आप लिखेंगे कि किस प्रकार से जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो सह प्रभाविता को समझाता है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इस एग्जाम्पल को और अच्छे से समझेंगे। इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा पढ़ करके आएंगे कि जो ब्लड ग्रुप है उसमें ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको क्या दिखा रखा है, आई ए करके दिखा रखा है। तो आप देखेंगे कि ए या बी, या फिर आपने कहा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, या फिर आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपको ना ए मिला ना बी मिला, ये किसके क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लड ग्रुप ओ या ए बी का मतलब क्या है, ये चीजें आप लोग क्या करेंगे समझ करके लेके आएंगे, पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।